मातृशक्ति को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी क्या सोचते थे तथा कैसी दृष्टि रखते थे, इसी पर आयोजित आज का यह कार्यक्रम या व्याख्यान रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सदैव जो एकात्म मानववाद की बात करी है। जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं तो उस विषय में स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। हम मानवता की बात करते हैं, मानववाद की बात करते हैं। हम जिस प्रकार पूंजीवाद, साम्यवाद जैसे समय में जब उनका जन्म हुआ था, जिस समय भारत एक क्रांति जी रहा था, भारत एक क्रांति से गुजर रहा था, उस समय महिलाओं की किस प्रकार से राष्ट्र को आवश्यकता थी, ये उन्होंने समझा। ये उन्होंने समझा कि मानवीय मूल्यों के साथ में मानवता में भेद न करते हुए किस प्रकार स्त्री और पुरुष में भेद ना करते हुए अपितु उनके अंदर मौजूद, उनके अंदर जो विद्यमान गुण हैं, उनको पराकाष्ठा तक ले जा करके किस प्रकार राष्ट्रोदय हो सकता है, किस प्रकार अंत्योदय हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्था, मैं वही बोलूंगी, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोई भी क्रांति किसी भी समय में जब हुई है, उसकी आधारभूता सदैव एक स्त्री रही है। एक एक फेमिनिन पावर, एक हमेशा स्त्रीत्व शक्ति रही है। चाहे इस भारतवर्ष को मिलने वाले महान नेता, अभिनेता, महापुरुष, साम्राज्ञी जितने भी रहे हों, उन सभी की निर्मात्री स्त्री रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक दर्शन था, वो दर्शन हम आज देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। आज की अभिव्यक्ति और आज के समय में जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, किस प्रकार से वो उसको देखते थे, किस प्रकार से वो उसको समझते थे, किस प्रकार से उन, हम कहते हैं एक विजन, एक जो दूरदर्शिता होती है, और ऐसे दार्शनिक महापुरुष की ही ऐसी दूरदर्शिता हो सकती है जिसके अंदर वो उस काल में बैठे हुए आने वाले 50 सालों का संघर्ष देख रहे हों, आने वाले 100 सालों का संघर्ष देख रहे हों, जिस समय वह ये जान रहे हों कि स्त्री यदि पुनः खड़ी नहीं हुई, स्त्री यदि पुनः सहभागी नहीं हुई, स्त्री यदि यदि पुनः सशक्त नहीं हुई, तो भारत का सशक्त होना और भारत का विश्व गुरु बनना कितना कठिन हो सकता है। इन विषयों पर वह अपने विभिन्न लेखों में सदैव बोलते आए हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिकल डायरी नामक उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा भी है कि सभी वर्गों से निर्वाचित लोगों को लाना चाहिए। हम जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग की बात तब आती है अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बालक या वयस्क, प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से भी। अगर मां ना हो तो बच्चे का होना या एक नव जीवन का होना बहुत ही अकाल्पनिक या काल्पनिक टाइप प्रकार का आप बोल सकते हैं। आज जिस समय हमारे देश में सरोजनी नायडू जी के बाद में हम बात करते हैं पीटी उषा जी की, जो खेल में इतने लंबे झंडे गाड़ चुकी हैं आज तक। हम बात करते हैं ऋतु जी की, नंदिनी हरिनाथ जी की, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही चंद्रयान का जो सफल परीक्षण हुआ उसके अंदर साइंटिस्ट थी। ये सभी महिलाएं आपको बहुत ही साधारण दिखेंगी दिखने में,
किंतु उनकी अदम्य साहस और उनके राष्ट्र के प्रति निष्ठा उनको सबसे अलग बनाती है। हम बात करते हैं भविष्य की, तो भविष्य में स्त्री एक बीज धारण करती है भविष्य का, कि भविष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, राष्ट्र कैसा हो। ये बीज जब तक एक स्त्री धारण अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने शरीर में और अपनी आत्मा में धारण नहीं करती, तब तक उसकी परिकल्पना और उसका प्रारूप स्वरूप दिखाई नहीं देता। हम जब बात करते हैं शिवाजी राव की, तो उनकी माता की बात किए बिना हम नहीं रह सकते। हम जब बात करते हैं आज के समय में विमेन सीट ऑफ इंडिया, आप समझिए कि कुछ स्त्रियां भविष्य के लिए बीज बचा के रखती हैं। इसी प्रकार की परिकल्पना की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, कि नारी शक्ति किस प्रकार से भविष्य के लिए क्या संचय कर सकती है, क्या दे सकती है भविष्य में, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की स्फूर्ति, किस प्रकार की चेतना एक नारी शक्ति से आनी चाहिए भविष्य के भारत को, उसकी परिकल्पना सदैव उन्होंने की। और उन्होंने अपनी बुक में जैसा कि लिखा हुआ है कि बराबरी की सहभागिता मिलनी चाहिए महिला को भारत के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ इस सदी के महानायक नहीं थे। जो भी इस प्रकार के दूरगामी दृष्टा होते हैं, जो भी इस प्रकार के दर्शन देखने वाले इस प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, वे आने वाले भविष्य के लिए ही नहीं, वो पूर्व काल के भी बहुत सारे ऐसे इतिहासों को खंगोलते हैं, उनको उलटते पलटते हैं। वो देखते हैं कि किस प्रकार पूर्व में भी यदि अंत्योदय हुआ, अभ्योदय हुआ, पुण्योदय हुआ, तो किस प्रकार किसी राष्ट्र का पुण्योदय हुआ, कौन उसके दात्री थे, किसने उनको जन्म दिया। सदैव उन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर, जैसा कि अभी दीदी ने बताया, कि बहुत जोर दिया कि महिलाओं की शिक्षा बहुत आवश्यक है। महिलाओं को घर से निकलना और संघर्ष करना बहुत आवश्यक है। यदि हम उस पद्धति में ना जी रहे होते, तो रानी तारा, रानी जोधाबाई, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी महान विभूतियां हमारे यहाँ कैसे जन्म लेती, और कैसे हमारी इस राष्ट्र के मुक्त होने के लिए संघर्ष कर पाती। आज इस विमर्श में मैं मात्र इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो धारणा है और ये जो विचार है, इसको हमें और बहुत आगे तक लेकर के जाना है। इस विचार को हमें उस विचार तक लेकर के जाना है कि नारी ही नारी के विषय में चिंतन करे, नारी ही नारी को अग्रसित करे और उसको बोले कि तुम भविष्य निर्मात्री हो, तो निर्माण करो इस राष्ट्र का। तुम हमें ऐसे लोग दो, ऐसे महान विभूतियां दो, ऐसे महान लेखक दो, ऐसे महान विदूषक दो, ऐसे महान विदुषियां दो, कि जो इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृशक्ति को समाज के लिए आधारशिला मानते थे। वे मानते थे कि मातृशक्ति के बिना समाज की कल्पना और कामना नहीं की जा सकती है। उन्होंने माताओं को समाज की शिक्षिका और सांस्कारिक माना है। उन्होंने कहा कि माताएं ही बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं और मूल्य की शिक्षा देती हैं। इसलिए समाज में मातृशक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मातृशक्ति को समाज की रक्षा तथा पोषण के लिए जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि माताएं ही
समाज को सही दिशा दे सकती हैं। उन्होंने मातृशक्ति के सम्मान और अधिकारों की बात की और उसे प्रतिष्ठापित किए जाने की वकालत की। वे कहा करते थे कि माताओं को समाज में सम्मान और आदर मिलना चाहिए, तभी समाज का समृद्ध रूप से विकास हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। वे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में विश्वास करते थे। कहने का तात्पर्य यह कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं, ऐसी कल्पना और कामना में वे विश्वास करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नारी को सामाजिक राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया करते थे। वे भारतीय जनता पार्टी तो आज बनी है, वे जनसंघ के संस्थापकों में थे। उन्होंने सदैव प्रयत्न किया कि जनसंघ में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि भारतीय नारी तेजस्वी हों और राष्ट्रीय जागृति हेतु हाथ बटाएं। उपाध्याय जी एकात्म समाज की स्थापना के समर्थक थे। वह नारी को मातृशक्ति के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि बिना भारतीय नारी के योगदान के भारतवर्ष समृद्ध और उन्नत कभी नहीं बन सकता है। इसके साथ ही वे भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नारी जगत को उचित सम्मान दिए जाने के भी इच्छुक थे। वे जनसंघ में अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ता की खोज में रहते थे और यथासंभव जनसंघ में लाने का प्रयत्न भी किया करते थे। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संपूर्ण चिंतन को देखा जाए, उनके अगर संपूर्ण मातृशक्ति के संदर्भ में चिंतन पर विचार किया जाए तो 5 चीजों पर गौर करना आवश्यक हो जाएगा। 5 चीजें उभर कर सामने आती हैं। वे मातृशक्ति को आधारशिला मानते थे। समाज की आधारशिला है मातृशक्ति। दूसरा, मातृशक्ति शिक्षिका और संस्कारिका है, ऐसा वो मानते थे। उनका मानना था कि मातृशक्ति समाज की रक्षक और पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। चतुर्थ पॉइंट्स के रूप में देखें तो वे मानते थे कि मातृशक्ति को समाज में सम्मान और आदर मिलना चाहिए। वे मानते थे कि मातृशक्ति ही समाज को सही दिशा दे सकती है। कुल मिलाकर वे मातृशक्ति की प्रतिष्ठा समाज में हो, ऐसी कल्पना और कामना उनकी थी। जब हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। किस प्रकार वो मातृशक्ति को समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए उनका समर्पण कैसे है और क्या है, क्या था, और कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, इसके लिए आजीवन लगाए। कि आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे परिवार हैं जहां बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है और केवल कहा जाता है कि मैट्रिक तक, 10th तक पास कर ले, फिर उसके बाद उसकी शादी कर लेंगे। अभी जब हम इतने आगे हो गए हैं, हमारा समाज बहुत आगे है, मातृशक्ति सभी क्षेत्रों में आगे है। जब हम चंद्रयान परीक्षण की बात में जब देखे थे, उस समय हमारी महिला शक्ति भी वहाँ थी, बराबर की हिस्सा भी लेती हैं। जब समाज में जरूरत पड़ती है तो बेटियां हर जगह उठ खड़ी हो जाती हैं। आज जब लड़ाकू विमान चलाती हैं तो एक जगह आप देखेंगे कि ऑटो भी चला रही हैं, यानी कि वो सशक्त बनने के लिए तैयार है, सशक्त है भी, और जिस क्षेत्र में जहाँ भी हैं
वह पूरा मनोयोग से काम करती है। मुझे लगता है ये आज जो दृश्य है सशक्तिकरण का, यह पंडित जी की आत्मा को शांति देता है। पंडित जी हमेशा कहा करते थे कि समाज में समरसता हो और जो विचार है वह सर्वस्पर्शी हो, सर्वग्राही होना चाहिए, कोई भी योजना और सर्वव्यापी होना चाहिए।